इस समय आपने ट्यून इन किया हुआ है KGMU रेडियो गूंज 89.6 FM। मेरा नाम विनय है और ये शो का नाम है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। और इस शो में जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं उनको बता दें, इस शो में हम उन पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट करते हैं, उन शख्सियतों को इनवाइट करते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनसे बात करके और जिनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप ये फील करेंगे कि यस, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह जी, जो कि चेयरमैन हैं चंदन ग्रुप ऑफ कंपनीज के। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, हम चाहते हैं कि अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को आप बताएं। जैसा कि आपने बताया, मैं डॉक्टर अमर सिंह, चेयरमैन चंदन ग्रुप ऑफ कंपनीज हूँ। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें शुरू से, तो मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद CPMT के थ्रू KGMU से ही पढ़ाई करी थी, यहीं से MBBS किया। और उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही मेरा MBBS कंप्लीट हुआ, एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई। और उस कंडीशन में इमीडिएटली मुझे मैरिज भी करनी पड़ी मदर के फोर्स पर जी। और मैंने यहीं KGMU में ज्वाइन किया हाउस जॉब इन चेस्ट डिपार्टमेंट। और 1 साल तक करने के बाद हमारी घर की जो कंडीशन थी उसने मुझे ये फोर्स कर दिया कि आई शुड नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़। देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस। ओके, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम डॉक्टर अमर सिंह जी से जानेंगे, और ऐसे बहुत सारी ज़िंदगी के पहलू हैं जिनको जानने के बाद हम इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगेंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान अगर कुछ कर गुजरना चाहे तो वो डेफिनेटली कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में हर एक माता पिता की ये उम्मीद होती है, एक आशा होती है कि उनका बेटा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो उनकी अभिलाषाएं हैं वो बने। तो आपके बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आपके माता पिता की आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो उस समय क्या कुछ चल रहा था? क्या वो चाह रहे थे आपको बनाना? असल में उन दिनों तो सिर्फ हमारे चारों तरफ 2 ही लोग होते थे, या तो इंजीनियर या डॉक्टर। तो हम जितने भी भाई थे या तो कुछ इंजीनियर बन गए और बाकी डॉक्टर बन गए। तो मेरे पास भी एक ही ऑप्शन था कि या तो मैं इंजीनियर बनूं या मैं डॉक्टर बनूं। समहाउ मुझे डॉक्टरी में ही इंटरेस्ट लगा, तो मैंने बायोलॉजी से स्टडी करके डॉक्टरी को ही ज्वाइन किया। मगर हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन 2 ही होती थी, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर, और इसके बियॉन्ड हमने उस समय तक तो कुछ नहीं सोचा था। तो जब आपका बचपन इस समय बीत रहा था और जब आप बायो की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए थे और आपने सोचा था कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उस समय बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो शायद उस समय लोगों की नॉलेज में नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, बट वो कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बचपन में मुझे रेडियो पर लोगों का बोलना और सुनना बड़ा पसंद था, लेकिन मुझे पता था कि रेडियो में भी करियर होता है। लेकिन हो सकता है कि उस समय में लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं लगता हो और वो यही चाहते हो कि हमें या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो उस समय आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती थी जो आज आपको लगता है कि वो भी हमारा करियर हो सकती थी? जी बिल्कुल, आपने एक ऐसी चीज़ छू ली जो मेरी डॉक्टरी से बिल्कुल अलग है जी। क्योंकि जब मैंने इंटरमीडिएट किया और CPMT का एग्ज़ाम दे रहा था, तभी मेरा इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड में ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्होंने डिपार्टमेंट में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बहुत सारी क्रॉस करी थी, और मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। मगर समहाउ जो परिस्थितियां बनी और हमारे पिताजी ने भी जैसी एक्सपेक्टेशन रखी कि हमारे यहाँ तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं, तो मैंने शुरुआत तो फिर डॉक्टरी से ही करी और वहीं पर गया। मगर मेरा शुरू से इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड ही था। ओके, तो आपके जितने भी साथी थे, जितने भी दोस्त थे, वो क्या सभी डॉक्टर बनना चाहते थे या अलग अलग किसी के राय थे? आपके बेस्ट फ्रेंड आप क्या बनना चाहते थे? क्या कभी ऐसा लगा कि हम लोग एक साथ ही कुछ करें? ऐसा तो नहीं हुआ। मैं किसी दोस्त से अपने कैरियर के लिए तो नहीं प्रभावित हुआ। मैं अपने कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने फादर से ही हुआ था जी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में थे, तो उन्हीं से प्रभावित था। बाकी मेरे दोस्त कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ एयरफोर्स में भी गए हैं, कुछ मिलिट्री में भी गए हैं और कुछ डॉक्टर्स भी हैं जी। मगर मेरा इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड में ही शुरू से था। पढ़ाई और करियर के लिए तो हर कोई कंसर्न रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ऐसी हॉबीज़ होती हैं जो शायद दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता, दूसरे लोग उनके बारे में बात नहीं करते। और डेफिनेटली जब कोई सक्सेसफुल इंसान को हम देखते हैं तो हमारे मन में यही जिज्ञासा आती है कि इस इंसान के जो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसके शौक़ क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उस समय जब आपका MBBS चल रहा था, तो उस समय आपकी हॉबीज़ क्या थी? किस तरह से आप अपनी हॉबीज़ को और अपनी स्टडी को मेंटेन कर रहे थे? क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी उस समय?
उस समय क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन साइड पसंद थी तो मैं काफ़ी न्यूज़पेपर पढ़ता था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बाहर की भी रखता था। और गेम्स में मैं बैडमिंटन का प्लेयर था और अपनी टीम का कैप्टन भी था यहाँ मेडिकल कॉलेज में, जिसको मैंने आखिरी समय तक एज ए चैम्पियन खेला। जी। सो हम आगे आते हैं। उसके बाद शादी का घर का प्लानिंग थी या फिर आपने ही किसी को पसंद किया हुआ था? नहीं, घर की प्लानिंग थी, बल्कि शादी तय पहले हो गई थी, मगर फादर की डेथ के बाद मदर ने कहा ज़्यादा वेट नहीं करो, शादी कर लो। तो शादी कर ली और उसके बाद डेफिनेटली हमारे घर में एक बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। वो ये थी कि फादर बहुत ऑनेस्ट थे जी। और जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय 80,000 के लोन के, क्योंकि वो जो उनके ट्रीटमेंट में खर्च हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने हाउस जॉब ज्वाइन करी यहीं KGMU में, मगर 1 साल करने के बाद ऐसा लगा कि अब हम फाइनेंशियली ये कर नहीं सकते। तो फिर मैंने बाराबंकी में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी। ओके, तो हर एक की ज़िंदगी में एक टर्न आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जब हम सोचते कुछ हैं और फिर पता नहीं क्या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम कुछ और कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी तो हमें बहुत सफलता मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हमारे पांव लड़खड़ा जाते हैं, हम ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वो सफलता पाना क्या वाकई हमारे ऊपर डिपेंड करता है? क्या हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है? क्या हमारी ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है? डॉक्टर साहब ने जो मेडिकल की तैयारी की, जिस तरह से मेडिकल की पढ़ाई की, और उसके बाद में कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई जब खुद अपना काम करने पर उनको ऐसा लगा कि हम मजबूर हैं। तो वो क्या सिचुएशन थी सर? और फादर के जाने के बाद ऐसा कौन सा फाइनेंशियल कंडीशन या कौन सी घर की कंडीशन आ गई जो आपको ये लगा कि हाँ, हमें अपना खुद का काम करना चाहिए? बेसिकली इसकी वजह तो मेरी शादी थी पहली, और दूसरी बात मदर जो थी वो, मैं सबसे छोटा था अपने घर में, तो वो मेरे साथ रहना चाहती थी। तो ये दोनों जिम्मेदारियों को लेते हुए हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आगे स्टडी कर सकूं, क्योंकि स्टडी में पैसे की रिक्वायरमेंट आती है और मुझे तो पैसा अर्न करना था जी। यही वजह बनी कि मैंने हाउस जॉब कंप्लीट किया, छोड़ दिया KGMC, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस बाराबंकी में स्टार्ट करी। ये सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लोगों के बीच आती है जब वो ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या करें, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जब ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि अब हमारे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। उस समय अपना फैसला लेना और उस फैसले पर मेहनत और ईमानदारी से करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो इन सारी सिचुएशन के बीच में आप किस तरह से अपने आप को ये सोच रहे थे कि प्रैक्टिस हमारी चल पाएगी या हम आगे क्या कर पाएंगे? तो वो थॉट्स जो आ रहे थे, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, उनको आपने कैसे ट्रीट किया, उनको कैसे आपने हैंडल किया? इनफैक्ट जैसे ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी उसी समय मेरा PMS में अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया जी। और मगर हुआ ये कि मैंने जैसे ही शुरू करी, मैं 15वें दिन 100 मरीज रोज़ देख रहा था। क्या बात! तो मेरे पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। मुझे लगा कि या तो मुझे जॉब करनी चाहिए गवर्नमेंट, और या मैं इसी को लेके आगे बढ़ूँ। तो मैंने सोचा कि ये मेरी ओनरशिप है, मैं इसी को लेकर के आगे बढ़ता हूँ जी। तो मैंने PMS ज्वाइन नहीं किया और प्रैक्टिस ही शुरू कर दी जी। और ये प्रैक्टिस मैंने करीब 17 साल करी, और दूसरे साल से ही मैं 300 पेशेंट रोज़ देखता था। सुबह 7 बजे जाके रात के 1 बजे लौटता था। और फिर उसके करीब 15 साल बाद ऐसा मौका आया कि मैंने अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें चेन ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। पहला सेंटर हमने इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से लखनऊ में ही शुरू किया जी। और वो भी अच्छा चलने लगा। और थोड़े समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिस और बिज़नेस दोनों एक साथ चल नहीं सकते, और क्योंकि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में एक्सपीरियंस भी था और बड़ा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने फिर उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ाया। और फिर देखते देखते हमने पूरे यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में करीब 50 डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाए। ये एक चेन ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स थे और ये हमारी पहली कंपनी थी, चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड। उसके बाद फिर हम लोगों ने चेन ऑफ फार्मेसी बनाई, मेडिकल स्टोर्स बनाए, जो चंदन फार्मेसी लिमिटेड रही। उसके बाद फिर हम लोग ने, इसमें भी हमारे करीब 30 मेडिकल स्टोर्स हैं यूपी, उत्तराखंड में। और उसके बाद फिर हम लोग ने चंदन हॉस्पिटल स्टार्ट किया 2018 में। ये 200 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसको अब हम 300 बेडेड में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। और आगे भी हमारी 2 कंपनीज़ और बनी हैं। एक सेडाना करके है, सेडाना फार्मास्यूटिकल, जिसमें हम लोग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अभी। और एक हम मेडिकल कॉलेज लगाने जा रहे हैं लखनऊ में, जिसके लिए हम लोग ने 11 एकड़ ज़मीन एक्वायर भी कर ली है, उस पर भी काम चल रहा है। तो इस तरह से करीब करीब हेल्थ केयर सेक्टर के सभी एरिया को हम लोग ने टच किया है और इसको डेवलप कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एक वो सिचुएशन जब हम सोचते हैं कि हम क्या करें, और एक वो सिचुएशन जब लोग सोचते हैं कि हम आपसे जुड़ जाएं, तो वो क्रिएट करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है और डेफिनेटली हम लोगों को उससे सीखना चाहिए। तो सर, चंदन ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो चंदन नाम कैसे आपके दिमाग में आया? ये हमारे पिताजी का नाम है, चंदन सिंह।
आपका अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पिताजी के लिए कितना समर्पण और कितना फीलिंग्स और प्यार है जो आपने इस कंपनी का नाम इस ग्रुप के साथ रखा हुआ है। अभी आप विस्तार कर रहे हैं अपने बिजनेस का, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आपकी कंपनीज के साथ जुड़ें। प्योर हेल्थ केयर सेक्टर में आज की तारीख में हम लोगों के ग्रुप में 2000 स्टाफ हैं जो परमानेंट स्टाफ हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जी। और आने वाले अगले 3 से 5 सालों में जब ये मेडिकल कॉलेज भी हो जाएगा और हॉस्पिटल का एक्सपेंशन भी हो जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों का एम्प्लॉयमेंट और आएगा और कम से कम 300 डॉक्टर्स और अटैच होंगे। और मेरा तो यही इंटरेस्ट है कि जो भी एक्सपेंशन हो उसमें मेडिकल साइड में जितना भी हम दे सकें इस समाज को, और वो डॉक्टर्स के थ्रू ही दिया जा सकता है, और इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हेल्थ केयर सेक्टर को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी को हम दूसरा दर्जा देते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बचाता है, हमें संवारता है, तो वो डॉक्टर ही होते हैं। तो सर, इतने बिजी स्केड्यूल के साथ और इतना सीरियसनेस के साथ कभी फैमिली में कभी कुछ ऐसा किसी ने नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आप बड़ा सीरियस रहते हो, मतलब कभी तो थोड़ा कुछ ऐसे करो? तो जो घर के वो पल होते हैं जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सीरियसनेस को छोड़कर थोड़ा सा ऐसा माहौल हो जब अच्छा लगे, तो वो सिचुएशन क्या होती है? किस तरह से आप अपने मी टाइम को सेलिब्रेट करते हैं या फैमिली टाइम को सेलिब्रेट करते हैं? मैं आपको बताऊं, हाँ, घर में मेरी फैमिली है और बाहर भी मेरी एक दूसरी फैमिली है जी। और घर वाले भी बाहर वाली फैमिली को अपना फैमिली मानते हैं और बाहर वाले भी मेरी फैमिली को अपना फैमिली मानते हैं जी। और ऐसा कभी नहीं लगा कि ऑफिस में जा कर के कि अपनी फैमिली से बाहर हैं, और ऐसा कभी नहीं लगा कि घर आकर के कि हम अपनी उस वाली फैमिली से बाहर हैं जी। तो बाकी रही जैसा आपने कहा कि बीच में टाइम निकालना, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 20 साल से हर 3 महीने के बाद मैं 4-5 दिन के लिए अपनी वाइफ के साथ अकेले घूमने जाता हूं। क्या बात है, क्या बात। तो सर, जैसे हमने बताया कि इतनी सारी चीज़ों के चलते, इतनी मेहनत के चलते और इतने सारे स्ट्रगल को देखते हुए आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लोग ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें जो अब उनकी ज़िंदगी में आती हैं तो बड़ा हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसे लोग कई मर्तबा तो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ज़रा सी विफलताओं से, असफलताओं से निराश होकर अपनी ज़िंदगी तक से एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले तो आदमी को अपनी सोच पॉजिटिव और अच्छी रखनी होगी। और अगर सोच अच्छी है, अच्छे लोगों के बीच में चल रहे हैं और जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है जो आपके इंटरेस्ट की है उसको ग्रैब करिए और उस पर वर्क करिए, और एक टीम की तरह से अगर लेकर के आगे बढ़ेंगे तो यू कैन मेक एनी एम्पायर। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अपनी इंटीग्रिटी को बचाना, कि जो भी आपसे जुड़ रहा हो वो ये फील करे कि ये बंदा जो सोचता है, जो बोलता है और वही करता है। तो ऐसे करते करते आज हम 2000 लोगों के साथ हैं, कल हम 10,000 लोगों के भी साथ आ जाएंगे। अपनी इंटीग्रिटी और अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग अगर रखे हुए हैं तो कहीं तक भी आदमी जा सकता है। सर, आपका आइडल कौन था? कौन था जिनसे आप मोटिवेट होते थे, जिनकी ज़िंदगी से आप बड़ा कुछ सीखते थे? ऐसी कौन से मूल मंत्र थे जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया? सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी चंदन सिंह जी। क्योंकि उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है लोगों को मैनेज करते हुए। मैं आपको एक किस्सा छोटा सा सुनाता हूँ कि जब हम लोग उनके साथ कभी जाते थे, क्योंकि वो ऑफिसर थे तो ड्राइवर के साथ कार में जाते थे, और जब कभी रास्ते में कहते थे कि भाई अमर चलो कहीं कुछ खा लेते हैं, तो हम कभी अगर रुकते भी थे किसी ढाबे या किसी रेस्टोरेंट में तो बुलाते थे बैरे को, कहते थे कि ये जो ड्राइवर बैठा है पहले इससे पूछो कि ये क्या खाएगा, और उसको सर्व करने के बाद फिर हमारे पास आना और फिर हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। ये उनके कल्चर थे कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को कभी भी डिफरेंस नहीं देते थे। वही कल्चर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाला। मेरे लिए एक छोटा कर्मचारी हो और चाहे एक बड़ा कोई ऑफिसर हो, मैं सबको एक नज़र से और एक ही तरीके से ट्रीट करता हूँ, और एक टीम की तरह से हम लोग काम करते हैं। और कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करता जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सपने मेरे नहीं, वो उनके सपने बना देता हूँ, और जब वो उनके अपने सपने बन जाते हैं तो हम सब मिल करके राइज करते हैं। जी सर, कोई एग्जांपल देना चाहेंगे अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का जिसने बड़ा नीचे वाले स्तर से शुरू किया हो, अपनी मेहनत और लगन से आपको लगा हो कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया और प्रमोशन के बाद वो आज अच्छी पोस्ट पर हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल देना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात छेड़ी आपने। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनी के जो मालिक हैं वो इस कंपनी के सारे एम्प्लॉई हैं, कोई भी बाहर का आदमी मालिक नहीं है।
जो भी एम्प्लॉय आता है उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब भी कोई नई कंपनी है बनती है उसमें उसकी शेयर होल्डिंग आती है। तो आज की तारीख में जितने भी शेयर होल्डर हैं सब इस कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा था, शुरू में उसने ज्वाइन किया और इनफैक्ट वो आईटी का पर्सन था। वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मैं आपके यहाँ कुछ आईटी का काम करना चाहता हूँ। मगर उस समय आईटी बहुत ज़्यादा था भी नहीं और मुझे लगा कि मुझे इस बंदे को मना नहीं करना चाहिए और जॉब दे देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम्हें 1,500 रुपये महीना देंगे, क्या तुम ज्वाइन कर सकते हो? एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। आज की तारीख में वही बंदा, आज करीब समझिए कि ये बात है 1991 की, और इस पीरियड में 30 सालों के अंदर आज उसके पास करीब 50 करोड़ रुपीस के शेयर्स हैं इस कंपनी के, और वो खुद जो है 60 से 70 लाख रुपए साल में कमा रहा है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे हमारे यहाँ बहुत एग्जाम्पल है। क्या बात है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हम सुन रहे हैं वो मेरे तो रोए से खड़े हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई ये चीज़ें अगर हमें आए दिन सुनने को मिले, ऐसी पर्सनैलिटी अगर आए दिन हम लोगों के बीच अपनी बातों को रखें तो हमारी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव बदलाव आएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलते चलते आप हमारे जो भी सुनने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी लोगों के साथ जब काम करें तो अपनी सक्सेस और अपने ड्रीम के लिए काम ना करें। आप काम करें उनकी सक्सेस के लिए और उनके ड्रीम पूरे करने के लिए। अगर आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ी भीड़ के साथ काम करना चाहते हैं, तो सपने सबके होने चाहिए, केवल आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग एक आदमी के सपने पूरा करने के लिए कभी काम नहीं करेंगे, मगर अगर आप वो सपना सबका बना दें और सबका मिशन एक कर दें तो फिर आप कहीं तक भी जा सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, और इतनी प्रेरणादायक आपकी बातें रहीं। ज़रूर इसका फ़ायदा हमारे तमाम सुनने वाले लोगों को होगा। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। तो आपको बता दें ये थे हमारे बीच चंदन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन डॉक्टर अमर सिंह, जो हमारे शो में इस समय मौजूद थे और बहुत सारी बातें हमसे की, जिनके चलते आज डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ सीख मिली है और ज़रूर हमें ये आगे बढ़ने पे हमें बहुत प्रोत्साहित करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले संडे एक और मेहमान के साथ हम मौजूद रहेंगे और सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6।